जो हमारा चैप्टर आज है, जिस वीडियो में वो पढ़ेंगे वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो इसमें देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में होता क्या है। मैकेनिकल अगर देखें तो मैकेनिकल वर्ड बना है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में मतलब फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। फोर्स इन्वॉल्व होने पे क्या सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा, वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 7 में देखा है कि रोटेशनल मोशन में हम लोगों की बॉडी का जो मोशन होता है डिपेंड करता था मास के ऊपर, और वो जो बॉडी हम लोग कंसीडर करते थे कि उसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, और जो बॉडी कंसीडर करते थे वो कैसी थी, रिजिड बॉडी थी। तो रिजिड बॉडी के लिए हम लोग पहले जानते हैं कि रिजिड बॉडी में क्या होगा, इसका शेप और साइज डेफिनेट शेप एंड साइज का होगा। डेफिनिट शेप एंड साइज। और जब हम फोर्स इसके ऊपर, कोई सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ चेंज, इसके बॉडी में जब फोर्स अप्लाई करेंगे रिजिड बॉडी में तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन इस वर्ड में कोई भी बॉडी आपका रिजिड नहीं होता है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें शेप में चेंज होगा, कुछ अपने चेंज को वापस रीगेन कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक आपका प्लास्टिक बॉडी, एक आपका प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी, और दूसरा आपका इलास्टिक बॉडी। अब प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी क्या होती हैं, तो पहले तो देखें प्लास्टिक बॉडी पे जब हम कोई फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपना इसका शेप और साइज परमानेंटली चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपका आटा गुथा हुआ आटा है, आप इसको आटे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्या हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन अब जो इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स ही अप्लाई करेंगे तब इसका शेप और साइज में क्या होगा, तब ये अपना शेप और साइज को जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो उसको रिगेन करेगा। तो इसको एक हम अब इसको देखेंगे कि क्या होता क्या है कि इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पे अंदर क्या होता है। तो हम पहले देखें कि मानिए कि कोई दो हमारे एटम्स हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी होगी ये ऐसा, ये हमने एक स्टील का ब्लॉक ले लिया है या कुछ भी ले लिया है, आप ले सकते हैं इसको, और इसके अंदर क्या होंगे, अंदर ये खूब सारे एटम्स होंगे और वो आपके अरेंज होंगे। तो हम इनमें से केवल दो किसी एटम्स को बात करेंगे। अब मानिए वो एटम ये ऐसे हैं, जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर तो क्या होगा, ये इधर की ओर आएगा, खींचेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस है, वो क्या बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि वो पास आएँ, वो पास आएँ। ये क्या करेगा, हम इसको खींचेंगे, कोई इस पर फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इनके बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो ये कोशिश क्या करेगा, इनके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो इनको पास लाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके उल्टा क्या हो कि अगर हम यहीं पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या करें, फोर्स इसको कंप्रेस करें, इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम लोग स्प्रिंग बॉल मॉडल से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। स्प्रिंग बॉल मॉडल, इसमें हमने क्यूबाइड लिया है और यहाँ पे आपके ये बॉल्स लगी हुई हैं और इसमें स्प्रिंग है। अब इसमें हम इमेजिन करिए कि हमने एक स्प्रिंग, इस वाले बॉल को हमने, ये वाला बॉल, इस वाले बॉल को हमने इस तरफ लेफ्ट की ओर खींचा। लेफ्ट की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, ये वाला स्प्रिंग आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, और ये वाला आपका स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये वाला स्प्रिंग क्या करेगा, ये वाला स्प्रिंग चाहेगा कि आप ये कंप्रेस होगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, इस ओर, और ये स्ट्रेच होगा, ये क्या करेगा, स्ट्रेच, तो ये इसकी तरफ रिस्टोरिंग इधर लगेगा। तो जब हम वो फोर्स हटाएंगे तो ये क्या अपनी
ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। यही हमारी है इलास्टिक बिहेवियर। और इसका जो हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी, तो इसका डेली लाइफ में बड़ा यूज़ है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो उसमें हम लोग मेनली सॉलिड्स यूज़ करते हैं। वो चाहे आपका कंक्रीट हो, या आपका आयरन रॉड्स हो, आयरन या स्टील हम बोल सकते हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनका फॉर अ गिवन मटेरियल अभी हम लोग जैसे बहुत सारे कांस्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमें बिल्डिंग बनानी है या बीम डालनी है, तो बीम जो उसमें यूज़ करेंगे हम, उसका किस मटेरियल का बना, स्टील, मोस्टली स्टील का होगा, लेकिन वो कितना लोड अपना ऊपर एक्सेप्ट कर पाएगी, कितने में वो अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन कर पाएगी, ये सब देखते हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं कि जैसे इंजीनियर्स आते हैं तो देखते हैं कि आपका ब्रिज वो सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, तो क्या करते हैं, उस जो आपका ब्रिज है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा बिल्डिंग सेफ़ है, ब्रिज सेफ़ है, डैम सेफ़ है, या हम बनाते हैं तो कहाँ पे किस टाइप का मटेरियल यूज़ करें, उसका क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो आपका सेफ़ रहे। तो इसका बहुत यूज़ होता है। तो अब इसमें हम लोगों ने जैसे देखा कि स्प्रिंग बॉल मॉडल में कि जो हम लोग एक बॉल को खींचते हैं तो क्या होगा, इसके ये कंप्रेस कर, ये जो आपके एरोज हैं, ब्लैक वाले एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें क्या, अगर हमारे जो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स, और इसमें क्या इधर होगा, ये आपका स्ट्रेच करेगा किधर की ओर, ये आपका राइट हैंड साइड में क्या करेगा, ये वाला आपका इसको खींचेंगे इधर, तो ये तो आपका कंप्रेस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो फोर्स आपका एक ही डायरेक्शन में लगेगा। जब आप फोर्स हटा देंगे तो फिर आपका अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन कर लेगा। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि रिजिड बॉडी भी परफेक्टली नहीं होती है कोई, तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है आपका कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ कौन सी होती हैं, जो आपका अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लें आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ फोर्स इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि जो शेप एंड साइज को चेंज करेगा, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उसके एग्जांपल आपके हमने बताया कि रबर बैंड आपका हो जाएगा एग्जांपल, और उसके क्वार्ट्ज फाइबर आपका, ये आपके इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल्स हो जाएंगे। और स्ट्रेस क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। मानिए आपका रिस्टोरिंग फोर्स F है, एरिया A है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। लेकिन जो हम लोग बात यहाँ करेंगे कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स का, आपको जल्दी से याद दिला दें आपको कि क्या, जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग लिया था, इसको अगर स्ट्रेच करेंगे ये फोर्स, ये हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो तब इसको नीचे खींचेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, रीस्टोरिंग फोर्स दोनों का। और जब हम इसको हटाएंगे डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला देगी। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन, एरिया का न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्योंकि आप देखिए स्ट्रेस कुछ और नहीं है, आपका प्रेशर की तरह है, बिल्कुल प्रेशर की तरह है। तो अब लेकिन आपके अब इसका जैसे कभी कभी पूछते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन के कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा। अब देखिए डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, ML माइनस 1T-2। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML माइनस 1T-2 इज द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस। आपके अब स्ट्रेस भी आपके बहुत, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देयर आर मेनली 2 टाइप्स। आपको इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मेनली हम लोग को स्टडी करना है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल आपका स्ट्रेस 2 टाइप्स में और फर्दर डिवाइड है, वो कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। सपोज हम एक
इमेजिन करें वी हैव अ सिलेंडर, वी हैव अ सिलेंडर अब हम क्या करें इसको, क्या अब देखिए अगर इस पे हम लोग फोर्स, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है। अब हम क्या करें इसको, अगर फोर्स ऊपर से कम अप्लाई करें इस एरिया के ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये अगर कंप्रेस हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो क्या ऐसा कुछ फिगर आएगा। ये इतना कंप्रेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक चेंज देखिए, ये हमारा कितना चेंज हो जाएगा। ये अगर पहले इसका लेंथ L था तो बाद में कितना चेंज हो जाएगा, और इसमें कितना ये चेंज हो गया, ये कितना डेल्टा L हमारा कंप्रेस हो गया, ये डेल्टा L हमारा कंप्रेस हो गया। ये चेंज इन लेंथ क्या जाएगा, ये हमारा कितना, ये हमारा डेल्टा L कंप्रेस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस डेल्टा L। ये कैसा है आपका कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेस करें अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ था तो उसमें कितना, अब चेंज कितना जाएगा, डेल्टा L का इसमें चेंज हो जाएगा, ये डेल्टा L हमारा कम हो जाएगा, चेंज इन लेंथ। अब अगर हम बात करें इसके, इस टाइप की, ये हो गया। अब हम बात करते हैं ये, अब इस सिलेंडर के ऊपर हम लोग इसके ऊपर एक ऊपर की ओर टेंसाइल फोर्स, यानी इसको खींचे। ये तो फिक्स हमारा है, ये एंड फिक्स है, ये वाला हम जो इसको बोलते हैं, इसको नाम दे दें AB। ये हमारा फिक्स है, फिक्स्ड एंड, फिक्स एंड। और इसको जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ऊपर इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। ये आपका L पहले का था। तो अब इसमें देखिए एक में हम लोग, ये हमारा क्या है जाएगा, ये F ये है टेंसाइल फोर्स। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एक में हमने बॉडी को कंप्रेस किया है, एक में बॉडी को स्ट्रेच किया है। इससे अगर हम मान लें कि ये हमारा है, तो हम सिलेंडर है, ये अगर सपोज कर लीजिए सिलेंडर है, तो इसको क्या दें, फिक्स कर दें। और इसको जब खींचेंगे तो क्या होगा, खींचेगा, ऊपर खींचेगा तो इसका कुछ लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ इंक्रीज कर, डेल्टा L हमारे इंक्रीज कर गया। और अगर इसको हम कंप्रेस करें, ये कंप्रेस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि इसका कुछ जो उसका लेंथ है वो कम हो जाएगा। यही हमको इसमें देखना था। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा है। और देखिए ये लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हमारे, चाहे टेंसाइल हो फोर्स चाहे कंप्रेसिव फोर्स हो, बोथ आर एक्ट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल। तो दैट्स व्हाई इज इट कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब हम इसका एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे किसका, शेयरिंग स्ट्रेस का। तो शेयरिंग स्ट्रेस का एग्जांपल क्या देखेंगे कि जैसे मानिए हमने यहाँ पे कोई एक बुक रख दिया है, या हमने यहाँ पे एक क्यूब रख दिया है। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे टेंजेंट के डायरेक्शन में, तब क्या हो जाएगा, ये आपका ये एंड तो फिक्स है, ये एंड मूव नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा सा हल्का सा आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ देखते हैं कैसे क्या होगा। ये हमारा ये जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा, ये तो फिक्स रहेगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस। तो इसको हम इसके ये आपके
सिलेंडर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। सिलेंडर की हेल्प से ऐसे समझिए, देखिए जैसे ये मानिए कोई आपका बॉडी है, अब इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई कर दिया। कैसे? टेंजेंट के डायरेक्शन में। टेंजेंट के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा? तब ये थोड़ा सा आपका अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। थीटा, ये आपका थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे, और इसमें चेंज कितना हो जाएगा? ये आपका डेल्टा एक्स में चेंज होगा, ये आपका फोर्स एफ हो जाएगा। को पढ़ना है स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या होता है कि चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर इसका जो फार्मूला अगर हम आपसे कहें, स्ट्रेन का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का फार्मूला हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सपोज हम कोई वायर है, फिक्स कर दिया इसको, ये है, इसे फोर्स लगाया गया F, तो इसका साइज कितना इंक्रीज कर गया? ये इतना डेल्टा एल इंक्रीज कर गया, फोर्स अप्लाई करने पर डेल्टा एल इंक्रीज कर गया, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब इसका देखिए लॉन्गिट्यूडनल फार्मूला क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेल्टा एल बाई एल, और इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ, इसका कोई यूनिट नहीं हुआ, इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट। इट हैज़ नो यूनिट। अब हमारा कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना भूल गए। हम लोग को क्या देखना था कि वॉल्यूमेट्रिक में होता क्या है कि जैसे मानिए कोई ये है आपका कोई ऑब्जेक्ट, ये स्फीयर है, स्फीयर है, इसके ऊपर चारों ओर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके जिससे इसके ऊपर चारों ओर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये चारों ओर से फोर्स। तब क्या होगा कि जब चारों ओर से फोर्स होगा, ये हमारी 3D बॉडी है, ये इट इज़ अ स्फीयर, तो क्या हो जाएगा? ये कंप्रेस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं, ये इसका साइज क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक। ये क्या जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये एक स्ट्रेस हम लोगों ने दो स्ट्रेस की बात की थी, शेयरिंग स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एक स्ट्रेस और होता है, कौन सा? ये कोई स्फीयर हमने कंसीडर कर, चारों ओर से हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगेगा, यानी फोर्स पर एरिया, तो इसका जो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पहले मान लीजिए इसका वॉल्यूम पहले यहाँ पे v था, और अब चेंज होकर क्या हो जाएगा? डेल्टा v हो जाएगा। इसका वॉल्यूम डेल्टा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम कितना चेंज हो गया? डेल्टा v। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन v। अब बात आती है शेयरिंग स्ट्रेस की। अब शेयरिंग स्ट्रेस की बात आती है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा? शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। ये हमारा रिलेटिव हो जाएगा। अब उन दोनों प्लेन्स के बीच का वो डिस्टेंस क्या होगा? वो, और ये हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के बीच में कितना हुआ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा
तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है, चेंज इन द डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये चाहे लेंथ के अकॉर्डिंग हो, चाहे उसका एरिया कम हो सकता है, या फिर आप हम उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हुक्स लॉ क्या है, तो हुक्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट जहां हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी अपना शेप और साइज फिर से रीगेन कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट हम मैक्सिमम इसकी लिमिट जहाँ पे फोर्स हम जब अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो अपना शेप और साइज को फिर से रिगेन कर लेगा। तो हुक साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन्होंने अलग अलग स्ट्रेस लगाया, फिर देखा कि स्ट्रेन में क्या है, तो उन्होंने एक रिलेशनशिप पाए कि विद इन द इलास्टिक लिमिट कंडीशन, विद इन द इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि stress by strain is equal to constant. तो अगर इसका हम डेफिनेशन क्या करें, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या और इसको दूसरे वे में डिफाइन करना चाहें तो क्या, एक्सटेंशन। तो हुक्स लॉ में क्या है, अगर वायर है तो उसको जितना उसके ऊपर हम स्ट्रेस डालेंगे जितना, लेकिन ये क्या होना चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। तो ये हमारा जो विद इन द इलास्टिक लिमिट हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के लिए हमारा जो हुक्स लॉ है वो वैलिड है, लेकिन कुछ सब्सटेंस के लिए हमारा हुक्स लॉ हमारा अप्लाई नहीं होता है। उसमें लीनियर देखिए, अगर देखिए दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो हमारा जो होना चाहिए, अगर हुक्स लॉ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात हम करें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन कुछ सब्सटेंस के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, तो उसमें हम क्या बोल देंगे कि ये आइडियल केस है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, अगर ये हुक्स लॉ को ग्राफ शो करता है, लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस के लिए हुक्स लॉ लीनियर रिलेशनशिप नहीं शो करता है, लेकिन मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए देखा गया कि हमारा हुक्स लॉ अप्लाई होता है, और अच्छे से इसका वैल्यू भी स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरी करते हैं। अब हम लोग ये हमारा इसमें वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस के लिए है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस यानी हम किसी वायर को टेंशन के अलॉन्ग खींचेंगे तो उसके लेंथ में क्या चेंजेस होंगे, इस पे स्ट्रेस पे क्या होगा वो हमको देखना है। लेकिन ये हमारा उसके लिए भी अप्लाई होगा, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस के लिए भी ये बिल्कुल सेम ग्राफ आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये हम चाहे हमको हमारा जो ये ग्राफ है वो मेनली है इसके लिए, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के लिए भी ये सेम ग्राफ आता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम कोई वायर है, वायर के ऊपर देखिए एक तरफ हमारा एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ क्या है स्ट्रेस, इस एक्सिस पे हम लोग क्या लिया है, ये मानिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है स्ट्रेन। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम किसी मटेरियल को, हम किसी वायर को या किसी सिलेंडर को स्ट्रेस इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे, उसको खींचेंगे तो क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा ये पॉइंट O से A तक, O से A तक, यहाँ हमारा क्या कौन सा बिहेवियर शो हो रहा है, इलास्टिक बिहेवियर। यहाँ O से A तक ये हुक्स लॉ को ओबे भी करता है, यानी OA में क्या है हुक्स लॉ ओबेज, हुक्स लॉ फॉलो। O से A हम जितना स्ट्रेस बढ़ाते रहेंगे हमारा स्ट्रेन बढ़ता रहेगा।
ये बिल्कुल लीनियर ग्राफ आता है। और ये कैसा ग्राफ होगा? लीनियर होगा, लीनियर होगा ये पूरा। और ये जो अब इसमें क्या होगा, हम जब वो अपना स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को हटा देंगे तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी हमारी रिगेन कर लेगा, रिगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। यानी जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखा है, टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखा है, उसको जब हटा देंगे तो वो बॉडी आपका क्या ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तब हमें एक पॉइंट, जो पॉइंट जो ए है, पॉइंट ए को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। और इसके आगे ए से बी जाने पर, ए से बी जाने पे हमारी जो स्ट्रेन है उसमें चेंज बहुत ज़्यादा होता है। हम थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएंगे, देखिए हमारा स्ट्रेस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन आपका स्ट्रेन कितना बढ़ गया? स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ गया। एक पॉइंट बी पहुँचेंगे, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक। बी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? यानी पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, इसको क्या बोलेंगे? अब जो हमारा, यानी पॉइंट हम बी को अगर बात करें तो पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी को क्या बोल देंगे? पॉइंट बी इज इलास्टिक। पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट। और यील्ड पॉइंट क्या है? जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, इसके बाद इलास्टिक लिमिट के बाद, हम लोगों ने पहले बताया था कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट कि जहाँ पर वो मैक्सिमम लिमिट कि वहाँ फोर्स लगाने के बाद बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर ले। अगर इसके बाद हम ज़्यादा फोर्स, स्ट्रेस लगा देंगे तो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? यील्ड पॉइंट। हमारा इलास्टिक लिमिट क्या है? कि वो पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगाने पर उसको अपनी शेप को फिर से रिगेन कर ले। इसमें क्या, यहाँ देखिए ये हमारा प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल था, हुक्स लॉ को फॉलो करता। लेकिन यहाँ पे आपका इसमें ए से बी में, यानी हम कहें कि ए से बी में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो, नॉट फॉलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि होना क्या चाहिए? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं। तो जो आपका पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस होगा, इसको क्या बोलेंगे? इस पॉइंट के जो बी को बोलेंगे स्ट्रेंथ यील्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेंथ यील्ड, यील्ड स्ट्रेंथ। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? यील्ड स्ट्रेंथ। अब इसके बाद हम क्या करें? फिर से बढ़ाएं स्ट्रेस को। देखिए हमारा स्ट्रेस फिर से बढ़ा, तो फिर से बढ़ाने पे हम पॉइंट सी पे पहुँचे। पॉइंट सी पे जाने पर क्या होगा? हम देखेंगे कि बढ़ाते रहेंगे, तो लेकिन अब हमारा जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। अब हमारा स्ट्रेस बढ़ाने पर हमारा जो यहाँ पे अब बी से फर्दर हम अगर लोड को बढ़ाएंगे तब क्या होगा? स्ट्रेस हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिर बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक कोई पॉइंट सी है। सी क्या पॉइंट है? सी पॉइंट पे देखिए यहाँ स्ट्रेस हमारा कम बढ़ा, लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ गया। स्ट्रेन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हमारा स्ट्रेस में कम बढ़ा। तो हम और आगे इसमें देखें कि स्मॉल चेंज, इसमें स्ट्रेस में स्मॉल चेंज, लेकिन स्ट्रेन में हमें बहुत ज़्यादा चेंज मिलता है। तो अगर हम पॉइंट, अब कोई पॉइंट हम बी और डी के बीच में सी पॉइंट को देखें, तो अगर हम लोड को रिमूव कर दें, यानी हम लोड को रिमूव कर दें, तो ये अपनी पोजीशन को नहीं आ पाएगा। तो ये रीजन हमारा सी से डी तक, जो बी से डी तक जो रीजन हो जाएगा, इस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लास्टिक बिहेवियर। यानी ये अपनी पोजीशन को फिर से गेन नहीं कर पाएगा। यानी बी से डी तक प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक बिहेवियर कर सकते हैं कि प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ये आपका प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। इसमें कहाँ से कहाँ? आपका बी से लेके डी तक। तो सी पॉइंट पे अगर हम इसको अपना स्ट्रेस को जीरो कर दें, अपने स्ट्रेस को जीरो कर दें, लेकिन आपका स्ट्रेन तब भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन उसका होगा, देता रहेगा, वो जीरो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा रीजन में आ गया? प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगा, प्लास्टिक बिहेवियर शो करना है। फिर जो पॉइंट आते हैं, फिर और हम फर्दर इंक्रीज़ करें, तो फिर फर्दर इंक्रीज़ करें तो क्या होगा? ये आपका जो पॉइंट ई है, ई हो जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। आपका जो वायर है वो टूट जाएगा,
वो इतना ज़्यादा स्ट्रेन हो चुका होगा कि वो बिल्कुल टूट जाएगा वहाँ फ्रैक्चर। पॉइंट डी जो आपका है वो क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर इस पॉइंट पे हम अगर अपने लोड को कम कर दें, लेकिन हमारा उसको लोड को कम भी कर दें, लेकिन आपका स्ट्रेन बढ़ता ही जाएगा, और एक पॉइंट ई ऐसा आएगा कि वहाँ आपका स्ट्रेन इतना बढ़ चुका होगा कि वो जाएगा टूट, वहाँ से आपका स्ट्रेंथ वहाँ से इतना बढ़ जाएगा कि वो आपका वहाँ फ्रैक्चर पॉइंट पे आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि हम लोग को जो पॉइंट डी और ई है, डी और ई पॉइंट ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल आपका ब्रिटल होगा और कौन सा आपका मटेरियल डक्टाइल होगा। यानी ब्रिटल और डक्टाइल, पॉइंट डी और ब्रिटल और डक्टाइल, ये पॉइंट आपके डी और ई ही डिसाइड करेंगे। अगर डी और ई के बीच का स्पेस, अब अगर आपके डी एंड ई पॉइंट आर वेरी क्लोज, डी एंड ई पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। अगर डी और ई पॉइंट वेरी क्लोज है तो सब्सटेंस आपका ब्रिटल है, अगर डी एंड फार है तो आपका सब्सटेंस डक्टाइल है। ये पॉइंट यहां से पता लगता है, डी एंड ई पॉइंट्स आर फार अवे, फार अवे। तो यहां से क्या पता लगेगा, अगर हमारा सब्सटेंस डी और ई पॉइंट को देखकर अगर डी और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है तो हमारा सब्सटेंस ब्रिटल हो जाएगा, अगर डी और ई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमारा सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। इसके बाद इसी में एक बिहेवियर और आता है, और ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये हम हर मटेरियल के लिए डिफरेंट टाइप्स का होता है, और इसी को हम लोग कि समझ लेते हैं, नोट कि किसमें इलास्टिक रीजन कितना होगा, प्लास्टिक रीजन कितना होगा, ये हम मटेरियल का देख लेंगे। उसी के हिसाब से हम लोग अपने ब्रिज का, डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ब्रिज का करेंगे, डैम का करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन हर एक मटेरियल के लिए, फॉर अ गिवन मटेरियल के लिए एक उसका ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम उसकी क्वालिटी कर पाते हैं कि इस मटेरियल का अगर बनाएं तो हमारा वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। इसमें एक न्यू टर्म आता है, इलास्टोमर। अब हमारा एक जो इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इलास्टोमर। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेज विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन, यानी उनको स्ट्रेच करें तो लार्ज स्ट्रेन अगर मिलेगा। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रबड़ हो सकते हैं और टिश्यू ऑफ अरोटा, ये आपके इलास्टोमर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसमें स्ट्रेस की कंपेरिजन में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मिले। इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप में होगा, ये ग्राफ आएगा इसका, ये आपका इसका ग्राफ आएगा। ये स्ट्रेस, इधर स्ट्रेस होगा, इधर स्ट्रेन होगा। ये